हम सब दिन भर ऐप्स और वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे तेज हों, स्मूथ हों। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम अपनी म्यूजिक ऐप पर प्लेलिस्ट शफल करते हैं या गूगल मैप्स पर सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हैं, तो पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है? ये कोई जादू नहीं है। ये सब कुछ एक बहुत ही स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन पर टिका है, जिसे डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। आज की हमारी चर्चा इसी डिजिटल दुनिया की अदृश्य नींव पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसे किसी कंप्यूटर साइंस क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह समझाते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छी तरह से व्यवस्थित रसोई की अलमारी के बारे में सोचना है। आपके मसाले, प्लेटें और कटलरी डेटा हैं, लेकिन रैक, दराज और डिवाइडर जो सब कुछ अपने जगह पर रखते हैं ताकि आप उन्हें जल्दी से ढूंढ सकें, वो डेटा स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ डेटा रखने के बारे में नहीं है, ये उसे सही तरीके से व्यवस्थित करने के बारे में है। और ये व्यवस्था ही मतलब सब कुछ है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये व्यवस्था हमेशा कुछ समझौतों पर आधारित होती है। स्पीच चाहिए या मेमोरी बचानी है, लचीलापन चाहिए या सरलता। हर डेवलपर को ये फैसले लेने पड़ते हैं और सही डेटा स्ट्रक्चर चुनना ही एक धीमे, निराशाजनक ऐप और एक तेज सहज अनुभव के बीच का अंतर तय करता है। ये वो पहला और सबसे ज़रूरी फैसला है जो किसी भी सॉफ्टवेयर की नींव रखता है। चलिए तो फिर इस नींव को खोद कर देखते हैं। सोर्सेज के हिसाब से हम डेटा स्ट्रक्चर्स को मोटे तौर पे दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, लीनियर यानी एक सीधी रेखा में, और नॉन लीनियर जहां चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो चलिए एक काल्पनिक ऐप बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप, और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे काम आते हैं। सबसे पहले हमें यूजर की प्लेलिस्ट स्टोर करनी होगी। सबसे सीधा तरीका क्या होगा? सबसे सीधा तरीका होगा एक एरे का इस्तेमाल करना। एरे को आप एक पार्किंग लॉट की तरह समझ सकते हैं। हर पार्किंग स्पॉट एक नंबर वाली जगह है और हर स्पॉट एक ही साइज का है। अगर आपको स्पॉट नंबर 5 पर जाना है, तो आप सीधे वहां जा सकते हैं। आपको स्पॉट 1, 2, 3, 4 से होकर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मेरी प्लेलिस्ट में 100 गाने हैं और मुझे 87वां गाना बजाना है, तो कंप्यूटर सीधे उस गाने तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और इसकी वजह बहुत सरल गणित है। कंप्यूटर को पता होता है कि एरे मेमोरी में कहाँ से शुरू हो रहा है और हर गाना कितनी जगह ले रहा है। तो अगर उसे 87वें गाने पर जाना है, तो वो बस शुरुआती पता प्लस 86 गाने का साइज का हिसाब लगाता है और एक झटके में वहां पहुंच जाता है। इसी को टेक्निकल भाषा में कांस्टेंट टाइम एक्सेस या ओ ऑफ वन कहते हैं। ओ ऑफ वन। हाँ, चाहे 100 गाने हो या 1 लाख, किसी एक गाने तक पहुंचने में लगभग बराबर समय लगता है। ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर हम हर जगह एरेज ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इसमें क्या कमी है? मान लीजिए यूजर अपनी प्लेलिस्ट के बीच में तीसरे और चौथे गाने के बीच एक नया गाना डालना चाहता है, तब क्या होगा? यहीं पर अरे की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। वो बहुत इनफ्लेक्सिबल मतलब कठोर होते हैं। पार्किंग लॉट में आप दो कारों के बीच एक नई जगह नहीं बना सकते। अरे में एक नया गाना बीच में डालने के लिए आपको उस जगह के बाद वाले सभी गानों को एक एक करके आगे खिसकाना होगा। ओह। हाँ, अगर प्लेलिस्ट में हजारों गाने हैं, तो ये एक बहुत ही धीमा और महंगा ऑपरेशन बन जाता है। समझ गया, ये तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो इस लचीलेपन की कमी का क्या इलाज है? इसका इलाज है हमारा अगला डेटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट्स। यहाँ हम तेज एक्सेस की बलि चढ़ाकर लचीलापन हासिल करते हैं। एक लिंक्ड लिस्ट को खजाने की खोज की तरह सोचिए। हर सुराख, जिसे हम नोड कहते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। जानकारी का एक टुकड़ा यानी आपका गाना, और और अगले सुराख का पता यानी अगले गाने का एड्रेस। मतलब गाने मेमोरी में एक साथ एक लाइन में नहीं रखे होते, वो कहीं भी बिखरे हो सकते हैं। बस हर गाने को पता होता है कि अगला गाना कहाँ है। एकदम से ही। और ये जो अगले गाने का पता है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं। ये उस खजाने के नक्शे पर लिखे निर्देश की तरह है जो कहता है अगला सुराग उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे है। अब सोचिए, अगर आपको प्लेलिस्ट में बीच में एक नया गाना डालना है, तो ये कितना आसान हो जाता है। आपको बस पिछले गाने के पॉइंटर को बदलकर नए गाने का पता देना है और नए गाने के पॉइंटर को अगले गाने का पता देना है। बस हाँ, बस दो पॉइंटर्स बदले और काम हो गया। कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें हमने कुछ बलि चढ़ाई है। वो क्या है? हमने बलि चढ़ाई है सीधे एक्सेस की स्पीड की। अब अगर आपको 87वां गाना बजाना है, तो आप सीधे वहां नहीं जा सकते। आपको पहले सुराग से शुरू करके 86 सुरागों से होकर गुजरना होगा ताकि आप 87वें तक पहुंच सके। अच्छा, तो एक एक करके जाना पड़ेगा। हाँ,
इसी को लीनियर टाइम एक्सेस या O ऑफ N कहते हैं। जितने ज्यादा गाने उतना ज्यादा समय। तो ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। एरे में एक्सेस तेज है, बदलाव धीमा। लिंक्ड लिस्ट में बदलाव तेज है, एक्सेस धीमा। ठीक है, तो अब हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। लेकिन कई बार बात सिर्फ डेटा स्टोर करने की नहीं होती, बल्कि उसे एक्सेस करने के नियम बनाने की होती है। जैसे मेरे ब्राउजर का बैक बटन या मेरे टेक्स्ट एडिटर का अंडू बटन। ये कैसे याद रखता है कि मैंने आखिरी काम क्या किया था? ये एक बहुत ही दिलचस्प समस्या है, जिसे स्टैक्स नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर हल करता है। स्टैक को प्लेटों के ढेर की तरह सोचिए। जब आप एक प्लेट रखते हैं तो वो सबसे ऊपर जाती है, और जब आप एक प्लेट उठाते हैं तो आप हमेशा सबसे ऊपर वाली ही उठाते हैं। आप बीच में से कोई प्लेट नहीं निकाल सकते। अच्छा। इसी सिद्धांत को कहते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आया वो सबसे पहले जाएगा। एकदम सही। तो मेरा अंडू बटन एक स्टैक है। हर बार जब मैं कुछ टाइप करता हूं तो वो एक्शन स्टैक के टॉप पर चला जाता है, और जब मैं अंडू दबाता हूं तो वो टॉप से उस एक्शन को हटा देता है। बिल्कुल। और ये जो रोक है कि आप सिर्फ टॉप पर ही काम कर सकते हैं, यही इसकी ताकत है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है चीजों के क्रम को मैनेज करने का। प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल्स भी इसी तरह मैनेज होते हैं। जब एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है तो वो स्टैक पर चढ़ जाता है, और जब वो खत्म होता है तो स्टैक से उतर जाता है। ठीक है, लाइफो समझ में आ गया। लेकिन इसका उल्टा भी तो होता होगा, जहां जो पहले आए उसे पहले सर्विस मिले। जैसे किसी टिकट काउंटर की लाइन। हाँ, और उसे क्यूज कहते हैं। इसका सिद्धांत है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लाइन में पहले लगा, टिकट उसी को पहले मिलेगा। प्रिंटर को भेजे गए प्रिंट जॉब्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आपने जो डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट करने भेजा वो पहले प्रिंट होगा। सही है। कस्टमर सर्विस के कॉल भी इसी तरह लाइन में लगते हैं। लेकिन क्या ये फाइफो का सिद्धांत हमेशा अच्छा होता है? मान लीजिए मैंने 500 पेज का एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने भेजा है, और मेरे ठीक बाद किसी को बस एक पेज का अर्जेंट प्रिंट निकालना है। क्या उसे मेरे 500 पेज खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए? ये तो बहुत इनएफिशिएंट लगता है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे उंगली रखी है। सिर्फ निष्पक्षता हमेशा कारगर नहीं होती है, और यहीं से हम लीनियर दुनिया से नॉन लीनियर दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत है जो प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी को समझ सके। अब ये नॉन लीनियर दुनिया क्या है? अब तक तो हम एक सीधी लाइन की बात कर रहे थे। नॉन लीनियर में डेटा एक सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि एक नेटवर्क या पदानुक्रम मतलब हायरार्की में होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रीज। अपने कंप्यूटर के फाइल सिस्टम के बारे में सोचिए। अच्छा, जैसे फोल्डर्स होते हैं? हाँ, सबसे ऊपर एक रूट फोल्डर होता है, जैसे सी ड्राइव। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स जैसे फोल्डर होते हैं, और उनके अंदर और फाइलें या फोल्डर हो सकते हैं। ये एक पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता है, एक पेड़ की शाखाओं की तरह। हाँ, ये समझ आता है। सबसे ऊपर का नोड रूट है, फिर पेरेंट नोड है, और उनके चाइल्ड नोड हैं। और जिन नोड्स के आगे कोई चाइल्ड नहीं होता, उन्हें लीफ यानी पत्तियां कहते हैं। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है? ट्री स्ट्रक्चर पदानुक्रम को दिखाने के लिए बेहतरीन है। वेब पेज की पूरी संरचना, जिसे डॉम कहते हैं, वो भी एक ट्री है। डेटाबेस इंडेक्सिंग में इनका बहुत इस्तेमाल होता है, ताकि डेटा जल्दी से खोजा जा सके। आपके फोन में ऑटो कंप्लीट के सुझाव भी अक्सर एक खास तरह के ट्री से आते हैं। ओके, तो वापस उस प्रिंटर वाली समस्या पर आते हैं। प्राथमिकता कैसे मैनेज होगी? उसके लिए हम एक खास तरह के ट्री का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हीप कहते हैं। हीप। हाँ, हीप। इसे आप प्रायोरिटी क्यू भी कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक अस्पताल का इमरजेंसी रूम है। वहाँ मरीजों का इलाज इस आधार पर नहीं होता कि कौन पहले आया। बल्कि इस आधार पर होता है कि किसकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर है। एकदम सही। हीप डेटा स्ट्रक्चर की यही खासियत है कि वो हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले आइटम को टॉप पर यानी रूट पर रखता है। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को यह तय करने में आसानी होती है कि अगला कौन सा काम करना सबसे जरूरी है। वाह! तो ट्रीज और हीप्स हमें एक हायरार्की और प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन दुनिया हमेशा इतनी व्यवस्थित नहीं होती। सोशल नेटवर्क के बारे में सोचिए। वहां कोई एक रूट यूजर नहीं होता, और न ही कोई सख्त पेरेंट चाइल्ड रिश्ता होता है। वो तो एक मकड़ जाल जैसा लगता है। उस मकड़ जाल को मॉडल करने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ्स। सोशल नेटवर्क्स इसका सटीक उदाहरण है। हर इंसान
एक नोड है। और उनके बीच का कनेक्शन? वो एक एज यानी किनारा है। दोस्ती एक एज है। ग्राफ की यही खासियत है कि इसमें कोई भी नोड किसी भी दूसरे नोड से जुड़ सकता है। गूगल मैप्स भी तो यही करता होगा। शहर नोड्स हैं और सड़कें एजेस। बिल्कुल। गूगल मैप्स इसी ग्राफ का इस्तेमाल करके दो शहरों के बीच का सबसे छोटा या सबसे तेज रास्ता ढूंढता है। अमेज़न या नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन इंजन भी ग्राफ पर ही चलते हैं। जिन लोगों ने ये खरीदा, उन्होंने वो भी खरीदा। ये डेटा के बीच जटिल और बहुदिशात्मक संबंधों को दर्शाने का सबसे लचीला तरीका है। लेकिन जैसा आपने कहा, इतने बड़े मकड़जाल में कुछ खोजना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, वही मेरा अगला सवाल था। इन सब स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो लिंक लिस्ट हो या ग्राफ, कुछ खोजने में समय लगता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लगभग तुरंत ही डेटा तक पहुंच सकें, जैसे एरे में होता है, लेकिन बिना उसकी कठोरता के? एक तरीका है जो लगभग जादू जैसा लगता है। इसे हैशिंग कहते हैं। पुरानी लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग के बारे में सोचिए। ठीक है। अगर आपको शेक्सपियर की किताब ढूंढनी है, तो आप सारी किताबें नहीं देखते, आप सीधे एस अक्षर वाले दराज पर जाते हैं। हैशिंग भी यही करता है। ये एस दराज तय कैसे होता है? ये एक खास हैश फंक्शन के जरिए होता है। ये फंक्शन आपके डेटा, जैसे किसी का नाम या पासवर्ड, को इनपुट के तौर पर लेता है और उसे एक नंबर में बदल देता है, एक इंडेक्स में। ये नंबर उस दराज का नंबर है जहां आपका डेटा रखा जाएगा। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अविश्वसनीय रूप से तेज है, जिसे हम फिर से कांस्टेंट टाइम कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 100 आइटम है या 10 लाख। डेटा को खोजने या डालने में लगभग उतना ही समय लगता है। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता होगा। हर जगह। जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो आपका पासवर्ड सीधे स्टोर नहीं होता, उसे हैश करके स्टोर किया जाता है, ताकि अगर डेटा लीक भी हो जाए तो किसी को आपका असली पासवर्ड न मिले। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए? हाँ, और डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को तेजी से खोजने के लिए भी हैशिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये स्पीड के लिए एक अचूक हथियार है। तो अगर हम अपनी पूरी चर्चा को देखें, ब्राउजर के बैक बटन जो कि स्टैक है, हाँ, से लेकर हमारी म्यूजिक प्लेलिस्ट जो लिंक लिस्ट या अरे हो सकती है, सही है। और जीपीएस नेविगेशन जो कि ग्राफ है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स वाकई हमारी डिजिटल दुनिया की अदृश्य नींव हैं। और हर एक की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी। बिल्कुल। और असली समझ इस बात में है कि ये सिर्फ डेटा रखने के डिब्बे में ही है, बल्कि ये संगठनात्मक ब्लूप्रिंट हैं जो ट्रेड ऑफ पर बने हैं। इन्हें समझना भले ही ऊपरी स्तर पर तकनीक को देखने का नजरिया बदल देता है। सही बात है। ये सिर्फ